नमस्ते बच्चों। जहाँ पिछला वीडियो अपन ने ख़त्म किया था वहीं से आगे थोड़ा देख रहे हैं कि जो दो एक ए में जो क ख और ग में जिस प्रकार की आय का वर्णन किया गया है और उसके बाद कृषि कार्यों और स्थानीय सीमा के बारे में समझाया गया है, तो इन सब को पढ़ने के बाद संक्षेप के रूप में हम 5 तरह की इनकम को एग्रीकल्चर इनकम के संबंध में देख सकते हैं अलग से। तो पहला है भूमि से प्राप्त किराया, जो फर्स्ट में कहा गया था क में, यानी भूमि का मालिक या उस भूमि पर कृषि करने का अधिकार किसी भी अन्य व्यक्ति को दे दे और वह अन्य व्यक्ति वास्तव में उस पर कृषि करे, तो भूमि के मालिक को जो इस अन्य व्यक्ति से मिलने वाली राशि होगी किराया, वो कृषि आय में शामिल होगा। अर्थात भूमि का मालिक स्वयं कृषि नहीं कर रहा है। यदि वो स्वयं कृषि कर रहा है तो वो कृषि करने से आय में आएगी, लेकिन वो स्वयं कृषि नहीं कर रहा है, किसी अन्य व्यक्ति को दे रहा है और वो वह अन्य व्यक्ति उस पर वास्तव में वही कृषि कार्य करता है। और कृषि के कार्य के में जो प्रारंभिक क्रियाएं हैं, जोतना, पानी देना, बीज बोना वगैरह वगैरह, वो प्रारंभिक क्रियाएं वो अन्य व्यक्ति कर रहा है और इस क्रियाओं को करने के बदले वह भूमि के मालिक को कोई भी राशि का भुगतान कर रहा है, तो उसको हम उस कृषि भूमि का किराया मान लेंगे और कृषि आय में सम्मिलित कर लेंगे। यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर की गई है कि यह किराया चाहे मनी के रूप में हो, चाहे वस्तु या अन्य किसी रूप में भी हो सकता है। जैसे उपज में जो उपज वो पैदा कर रहा है उसी को वो हिस्से के किराए के रूप में दे सकता है, या उस उपज को नहीं देकर अन्य किसी उसके और भी वो कोई उपज पैदा कर रहा है और वो उस उपज के रूप में भी ये किराया चुकाता है, तो भी ये कृषि आय में शामिल कर लेंगे किराए के रूप में। सेकंड, भूमि पर कृषि करने से प्राप्त आय, चाहे वो भूमि का मालिक हो, किराएदार हो, भूमि गिरवी रखने वाला हो या अन्य कोई भी व्यक्ति हो, उस भूमि पर खेती करे। खेती से मतलब भूमि जोतने, पानी देने, बीज बोने आदि क्रियाओं को करे और उससे कोई इनकम होती है तो वो इनकम भी कृषि आय होगी। और ये भूमि के संबंध में तो कहा ही जा चुका कि भारत में स्थित कृषि भूमि होनी चाहिए और ऐसी भूमि होनी चाहिए जिस पर लगान या स्थानीय कर लगता हो, और यदि वो नहीं लगता हो तो फिर वो उन स्थानीय सीमाओं के हिसाब से वो जो है गए वाली शर्त गए के अंतर्गत अपन ने देखी थी वो चीज़ हो गई। भूमि का तो अपन पहले देख चुके हैं। तो ख में जो आया था कृषि करने से आय हो रही है, साथ ही आया था कि यदि ख में ही कृषि कार्य करने से नहीं हो रही हो लेकिन उस उपज को कृषि योग्य विक्रय योग्य बनाने के लिए किसी ऐसी क्रिया से आय हो रही हो जो उस भारत में स्थित कृषि भूमि से हो, तो वो भी कृषि आय में शामिल होगी। जैसे खेत में उत्पन्न उपज को विक्रय योग्य बनाने के लिए कुछ ऐसी क्रियाएं करे जो जनरली जरूरी होती हैं। उसको ऐसी क्रिया करेगा तो उसका मूल्य में वृद्धि होगी और उस मूल्य में वृद्धि से उसको लाभ प्राप्त होगा, और वो यदि लाभ प्राप्त तब नहीं होगा यदि वो ऐसी क्रिया नहीं करेगा। तो ऐसी कोई कृषि उपज को विक्रय योग्य बनाने के लिए कोई क्रिया कर रहा है तो वो भी कृषि आय में शामिल होगा। जैसे यहाँ कहा गया प्राप्त आय का मतलब क्या है कि विक्रय मूल्य में वृद्धि से होने कारण वाला लाभ। उदाहरण के लिए कहा जूट के पौधे से रेशा निकालो, सीधा जूट की उपज को बेचोगे तो कौन खरीदेगा जूट को? उसके पौधे से रेशा निकाल कर और उसकी सफाई करके बेचोगे तो ही वो विक्रय योग्य हो पाएगी। इसी तरह काफ़ी या तंबाकू को उसके पौधे के पौधे तो बेच नहीं सकते आप, उनको विक्रय योग्य बनाने के लिए कई प्रकार की क्रियाएं करनी पड़ती है। इसी में आगे कहा गया कि भूमि के मालिक को किराए के रूप में प्राप्त ऐसी क्रियाओं को, किराए के रूप में कोई वस्तु प्राप्त हुई है ये भी देख लीजिए। ऊपर जो फर्स्ट में भूमि से प्राप्त किराया है ना, उसमें यदि उसको कोई वस्तु कृषि उपज के रूप में प्राप्त हो गई और फिर वो ऐसी क्रियाओं पर को कर रहा है तो वो भी कृषि आय होगी, क्योंकि भूमि का मालिक भी उसको विक्रय योग्य बनाने के लिए जो क्रिया कर रहा है वो भारत में स्थित कृषि भूमि पर ही हुई है और ऐसी भूमि पर कृषि क्रियाएं
उस व्यक्ति ने की है जो उसे किराए के रूप में भुगतान कर रहा है। लेकिन आगे क्या कह रहा है ये कि खरीदी हुई फसल पर ऐसी क्रियाएं की जाती है वो कृषि आय में नहीं होगी, कि ये व्यवसायिक एक्टिविटी हो गई एक तरह से। और फसल जो खरीद रहे हो आप, तो इसका मतलब ये कि आपने वो प्रारंभिक क्रियाएं नहीं की उस उपज के लिए, इसलिए वो कृषि आय में शामिल नहीं होगी। जैसे सरसों से तेल निकालना, ईख से गुड़ या खांड बनाना, कपास से बिनोला वगैरह, ये इस तरह की क्रियाएं। लेकिन साथ में ये एक और इम्पोर्टेंट किया गया है कि ऐसी क्रियाओं का किया जाना उसी दशा में आवश्यक माना जाता है जबकि वस्तु को बिना इन क्रियाओं को किए हुए बाजार में नहीं बेचा जा सकता हो। यानी वो क्रियाएं करना जरूरी हो जाता है वो विक्रय करने के लिए। साथ ही इन क्रियाओं से वस्तु के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। अब जैसे तंबाकू है ना, तंबाकू को आपने, तंबाकू के बड़े बड़े पत्ते हैं, तो आपने उनको साफ सफाई की, उनको छोटे छोटे टुकड़ों सुखाया, उनको छोटी छोटी पत्तियों में बनाया और फिर आपने बेचा, तो ये उस पर प्रक्रिया की आपने। लेकिन आपने तंबाकू का पाउडर बना दिया, और तो उस तंबाकू के पाउडर को बनाकर बेचने से कोई आय हो रही है तो वो क्रिया में शामिल नहीं आएगी। जैसे कॉफ़ी या चाय की पत्तियों पर कोई आपने ऐसी क्रियाएं की, तो उसका स्वरूप में परिवर्तन नहीं आना चाहिए, ठीक है, वो मूल स्वरूप में ही होनी चाहिए, ये कहने का मतलब है। फिर इसी तरह आगे चौथे, किसान द्वारा कृषि की उपज को बेचने से प्राप्त आई। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि किसान ने कृषि क्रियाएं तो की, साथ ही वो व्यवसायिक क्रिया भी कर रहा है, लेकिन अपनी स्वयं की उपज को स्वयं की दुकान खोलकर ऊंची कीमत पर बेच रहा है और अधिक आय प्राप्त कर रहा है, तो वो कृषि आय में होगी। लेकिन किस अन्य व्यक्ति की फसल को खरीदकर उसकी को बेचेगा तो वो कृषि आय में शामिल नहीं होगी। इसी प्रकार भूमि का मालिक किराए के रूप में प्राप्त उपज को अपनी स्वयं की दुकान खोलकर भी बेचता है, तो उसके द्वारा इस प्रकार की प्राप्त आय कृषि आय होती है। अब ये इसको थोड़ा देख लेना गौर से, ये क्या हुआ है कि भूमि का मालिक को किराए के रूप में वो उपज प्राप्त हुई है। कौन सी उपज? जिस पर किसी अन्य व्यक्ति ने प्रारंभिक क्रियाएं की थी। तो यहाँ पर जैसे एक कृषक को अपनी उपज का ऊंचा मूल्य प्राप्त करने के लिए खुद की दुकान खोलकर बेचने का सुविधा दी गई है, वैसे ही यदि किराए के रूप में कोई उपज प्राप्त हुई है भूमि के मालिक को, और वो उसने खरीदी नहीं है फसल, वो उसे किराए के रूप में प्राप्त हुई है भूमि के किराए के रूप में, और वो उसकी स्वयं की दुकान को खोलकर भी बेचता है, तो उसके द्वारा इस प्रकार प्राप्त आय कृषि आय होगी। ये इम्पोर्टेंट है, ये क्रॉस इसीलिए लगाया था, ये ध्यान रख लिया। फिर फिफ्थ है कृषि के काम में आने वाले मकान की आय। इसमें मेन जो एक है वो ये है कि इस अपने वर्ड पर आपको गौर करना है कि यदि कोई मकान कृषि भूमि से लगा हुआ है और उस मकान का उपयोग कृषक के द्वारा अपने रहने, इस पर गौर करना आप, ठीक है, अपने रहने के लिए उस कृषक के द्वारा किया गया है। किसका? मकान का उपयोग, और वो मकान कौन सा होना चाहिए? कृषि भूमि से लगा हुआ हो पहला। या भंडार गृह के लिए किया गया है, अपने रहने के लिए नहीं कर रहा, लेकिन अपनी उपज के या कृषि उपज के भंडार गृह के लिए किया गया है ऐसे मकान का उपयोग, तो इस मकान से होने वाली आय क्या मान लेंगे हम? कृषि आय, बशर्ते वो भूमि के संबंध में जो कैख है में जो स्थानीय सीमाओं में जो वर्णित किया गया है वो उन शर्तों की पूर्ति कर रहा हो। लेकिन इसमें ये खास बात ध्यान रखनी है, तो वो क्या रखनी है कि यदि ऐसे भवन का उपयोग कृषि के उद्देश्यों के अतिरिक्त अन्य किसी उद्देश्य के लिए किया गया हो, इसमें आवासीय उद्देश्य के लिए भी है, लेकिन आवासीय उद्देश्य के किसके लिए? कृषक स्वयं नहीं रह रहा, अन्य किसी को रहने के लिए दे दिया जा रहा हो, या वहाँ पर कोई व्यापारिक क्रिया करने के या कोई पैसा करने के उद्देश्य के लिए किराए पर दिया गया हो। यहाँ पर किराया शब्द
और किराया भी कभी किराए पे किसको दिया जाएगा? जब कृषक अपने स्वयं के रहने के लिए उस मकान को या उस भवन को प्रयोग में नहीं ला रहा। तो ये कुछ और इसको कृषि आय के संबंध में ये अपन ने देख लिया। तो प्रथम इसका कृषि के उद्देश्यों से आशय कौन सा है? जो प्रथम 4 प्रकार की कृषि आय वाली मदों के अंतर्गत आते हो। प्रथम 4 प्रकार कौन कौन से हैं ये देख लो वापस से। उस भूमि से प्राप्त किराया जिस पर कृषि क्रियाएं की गई हो, भूमि पर कृषि करने से प्राप्त आय, अपनी उपज को विक्रय योग्य बनाने वाली क्रिया से आय, और किसान द्वारा कृषि की उपज को बेचने से प्राप्त आय। ये इस प्रकार की जो 4 प्रकार की क्रियाएं हैं वो तो आएंगी कृषि आय। लेकिन इस मकान को भंडार गृह के लिए यूज किया गया हो या स्वयं के कृषक के लिए रहने किया गया हो, तो वो आय तो कृषि आय में मान ली जाएगी। लेकिन यदि उसका अन्य किसी उद्देश्य से, चाहे वो आवासीय पर्पज हो, चाहे व्यापारिक हो या प्रोफेशनल हो, कोई पैसे के उद्देश्य से, इन तीनों उद्देश्यों से में से किसी भी उद्देश्य से किराए पर यदि दिया गया उस भवन को, भूमि का किराया अलग है, भवन का किराया, इन दोनों को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए आगे कि यहाँ पर किराया किसका दिया जा रहा है? ऐसे भवन के उपयोग का दिया जा रहा है जो कि ऐसी कृषि भूमि पर स्थित है या उससे लगा हुआ है। तो ये कुछ जो डिटेल में है, जो चीज़ें दिक्कत कर सकती है समझने में, वो अपन ने देख ली। और अब आगे हम अंततः कृषि आय वगैरह पढ़ के थोड़ा सा 2-3 पेज का है, एक वीडियो और बनाकर इसको फिर अब अपन आगे सवाल इसके फर्स्ट चैप्टर के और फिर सेकंड चैप्टर के करेंगे। नई किताब आ गई होगी, आप खरीद लें और उसको पढ़ना शुरू कर दें। तो ये जो चीज़ समझाने की होगी वही समझाएंगे। एक तरह से पूरी किताब पढ़ाना हमारे लिए ज़रूरी नहीं होगा। फिर कोई प्रॉब्लम आएगी तो अपन डिस्कस करेंगे। ओके।